मूवी की शुरुआत होती है इटली शहर से और यहाँ के एसएसली में यहाँ के अंडरवर्ल्ड डॉन विटाले अपनी 10 साल की बेटी के साथ अपनी वाइनरी में आते हैं। वाइनरी वाइन के गोदाम को कहा जाता है। यहाँ पर इनकी नजर अपने आदमियों पर जाती है और ये देखते हैं कि बहुत बुरी तरह से इन्हें कोई मार कर घायल करके छोड़ गया है और इस वजह से विटाले अपने बेटी को कार में ही रुकने के लिए कहता है और अकेले बचे हुए अपने आदमियों के साथ अंदर वाइनरी में जाता है। अंदर जिधर भी वो नजर घुमाता है उसे सिर्फ और सिर्फ लाशें ही नजर आती हैं और आखिर में उसकी नजर जाती है एक्स अमेरिकन अमीर मैक मिलता है और इसके आदमियों ने उसे गन पॉइंट पर बैठा रखा था। इसके बावजूद भी मैक नीडर होकर विटाले से चाबी मांगता है और तभी उसकी नजर चाबी पर पड़ती है। असल में विटाले एक बहुत बड़ा साइबर गैंग चलाया करता है। ये लोगों के बैंक अकाउंट को हैक करके खाली कर दिया करता है और तभी मैक कहता है कि मैं चाबी लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 सेकंड देता हूँ और समय पूरा होते ही मैक वहाँ पर जितने भी मौजूद लोग होते हैं सभी को गोलियों से मार देता है और विटाले को बहुत बुरी मौत देता है और उसके पास से चाबी लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। बाहर आते ही वो वहाँ पर एक छोटे लड़के को देखकर उसको गाड़ी में ही बैठे रहने को कहकर वहाँ से जाता है, लेकिन वो लड़का कहाँ शांति से बैठने वाला है। वो तो अपने पिता का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वो सारी चीजों को समझ चुका था और वो मैक पर अटैक करने की कोशिश करता है। उसकी छोटी उम्र देखकर मैक उसे छोड़ देता है, लेकिन दर्द होने की वजह से वो वहीं पर गिर पड़ता है। लेकिन वो हिम्मत करके अपनी गाड़ी में बैठता है और एक शिप के जरिए एक पास के ही शहर में आ जाता है और रास्ते से गुजर रहा जो नाम का आदमी मैक की हालत देखकर उसे जल्दी से वहाँ के डॉक्टर एंजेलो के पास ले आता है और वो उसका इलाज करके उसकी बॉडी से गोली निकाल देते हैं और वो कहते हैं कि अगर कोई पूछे कि इसे क्या हुआ है तो सभी को ये बताना कि इसे गोली नहीं बल्कि इसका एक्सीडेंट हुआ है और जो भी डॉक्टर की बात मान लेता है। अगले दिन जब मैक को होश आता है तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं जिसको उसने और जो ने बचाया है वो अच्छा इंसान है या बुरा। तो मैक लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहता है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद डॉक्टर उनसे सवाल करते हैं कि क्या तुम पर हमला करने वाले तुम्हारी तलाश में हैं? तो मैक अपना सिर हिलाकर उनको मना कर देता है। 3-4 दिन से मैक बेड पर पड़ा पड़ा परेशान हो जाता है। तो वो अगली सुबह डॉक्टर के पिता की स्टिक लेकर उस स्टिक के सहारे घर के बाहर निकल आता है। बाहर की तरफ डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये इटली के शहर में ये छोटा सा शहर मॉन्टे है। मैक शहर का जायजा लेने के लिए टहलने के लिए निकल पड़ता है और उसे पता चलता है कि इस शहर में आबादी बहुत ही कम है, लेकिन चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। और अब वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ जाने के बाद वो चाय ऑर्डर करता है। वहाँ की वेट्रेस आती है और उसे चाय की जगह कॉफी देती है और वो कहती है कि आप चाय नेक्स्ट टाइम से पीना छोड़ दोगे यहाँ की कॉफी पीकर। और तभी यहाँ पर जो अपनी बेटी के साथ आता है और हमें पता चलता है कि जो एक पुलिस वाला है और उसी ने इसे बचाया है। जो के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और जो उसे कहता है कि डॉक्टर एक बहुत ही बड़े इंसान है और सभी लोग उनकी इज्जत किया करते हैं क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग उन्हीं डॉक्टर के हाथ से पैदा हुए लोग हैं, यहाँ तक कि मैं भी। फिर वो मैक की उसकी गाड़ी की चाबी उसे देता हुआ कहता है कि मैंने आपकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के पीछे खड़ी कर रखी है और मैंने आपके बैग्स भी चेक नहीं किए हैं। ये सब कहकर जो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वहाँ से वापस आने के बाद मैक एक CIA एजेंट एना को कॉल करके बताता है कि शहर के वाइनरी में सीरिया से इंपोर्ट की गई 55 कैरेट्स वाइन है जिनके अंदर ड्रग्स भरे हुए हैं। और एमा कहती है कि तुम्हें पता है कि तुमने कहाँ कॉल किया हुआ है। तो मैक उसे कहता है कि उसने CIA के फाइनेंशियल ऑपरेशन को कॉल किया हुआ है जो गैर कानूनी पैसों की लेन देन में निगरानी किया करते हैं। ये सब कहकर मैक फोन को कट कर देता है और अपने फोन को भी तोड़ देता है। एमा उसकी बताई हुई लोकेशन को सर्च करता है और उस जगह पर छापा मारने के लिए टीम तैयार करती है। और अब हम देखते हैं कि मैक को अपनी दोस्त सुजैन की याद आती है कि वो हमेशा कहा करती थी कि तुमसे किसी भी तरह का जुर्म बर्दाश्त नहीं होता। और फिर वो उस मंजर को याद करता है जब उसने सुजैन के हथियारों को बहुत ही बेरहमी से मारा था। अगली सुबह मैक देखता है कि एक लोकल गैंग वहाँ के लोगों से जबरदस्ती वसूली कर रहा है और साथ ही साथ वो स्मगलिंग का भी काम कर रहे हैं और इन सभी पैसों का कलेक्शन मार्को किया करता है। वहाँ के लोग इन सभी बातों को जानते हुए भी इन लोगों की एक्टिविटी को इग्नोर किया करते हैं। उन सबको देखने के बाद तो मैक के अंदर एक अलग ही बेचैनी होने लगती है। एक तरफ मार्को अपने बड़े भाई विंसेंट के पास पहुंचता है जो कि उस गैंग का लीडर है। वो एक अपार्टमेंट को उनके मालिकों से जबरदस्ती खरीद रहा था क्योंकि उसे वहाँ पर होटल बनाना था, लेकिन मकान मालिक के मना करने की वजह से वो उनके बूढ़े और बीमार पिता को फांसी लगाकर खिड़की से लटका देता है और उसे वैसा ही छोड़कर मार्को के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एना अपनी टीम के साथ वाइनरी पर छापा मारती है। वहाँ उन्हें वाइन की बोतल में ड्रग्स मिलते हैं और लगभग 100 करोड़ के आसपास का कैश मिलता है। साथ ही साथ एमा को पता चलता है कि वहाँ पर किसी ने दर्जनों लाशें बिछा रखी हैं और उन सभी पर एक ही आदमियों की उंगली के निशान है, लेकिन वो किसके हैं ये इन्हें पता ही नहीं चलता क्योंकि उन निशानों का मैच अभी तक इन्हें नहीं मिला है।
और उन्हें शक होता है कि यहाँ पर कोई आतंकवादी संगठन एक्टिव है। एक तरफ मैक डॉक्टर से पूछता है कि जब मैं आपसे मिला तो आपने पुलिस को कुछ नहीं बताया, आपने ऐसा क्यों किया? जिस पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि जब तुम यहाँ पर आए थे तो मैंने तुमसे पूछा था और तुमने कहा था कि मुझे नहीं पता। तो मेरा सवाल ये था कि तुम एक बुरे इंसान हो या अच्छे, जिसका जवाब तुम्हें नहीं पता। तो अच्छे लोगों को ही इसका जवाब नहीं पता होता, क्योंकि बुरे लोग तो अपनी तारीफ करते रहते हैं। डॉक्टर की ये बात मैक को खुद पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। उसी रात मार्को अपनी गैंग के साथ एंजेलो की दुकान में आग लगाकर चला जाता है, और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि कुछ दिनों पहले उसने उन्हें हफ्ता नहीं दिया था, और हफ्ता ना मिलने की वजह से मार्को ने उन्हें बहुत मारा था। मैक ये सब देखने के बाद भी शांत था, और मार्को की नजर मैक पर ही थी। इस घटना की तहकीकात करते हुए जो को उनकी गाड़ी का पता चल जाता है, और इस वजह से उसे पता चल जाता है कि ये आग मार्को और उसके साथियों ने लगाई थी। एक तरफ मैक को देखते हैं जो कि पूरी तरह से हील हो चुका होता है। एक सुबह हम एमा को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठी हुए उसकी जासूसी करती है, और मैक उसकी तरफ देखकर उसे कहता है कि मेरे पास आकर बैठो, और वो उसके पास बैठकर उससे बहुत सारे सवाल करती है और पूछती है कि वाइनरी में जो लाशें बिछी हुई थी, क्या तुमने उन्हें मारा? मैक हंसकर कहता है कि क्या मैं चेहरे से खूनी नजर आता हूँ? और एमा कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाया है, लेकिन तुम्हारी कोई फाइल ही नहीं है, लेकिन मैं पता लगा लूंगी कि तुम कौन हो। ये सब कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। एक तरफ मार्को को पता चलता है कि जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, तो वो उसके घर जाकर उसकी पत्नी और उसके बच्चे को बंधक बना लेता है, और जब जो अपने घर पहुंचता है तो उसके ऊपर हमला करके उसे बहुत मारता है। और मार्को जो की बेटी के सिर पर बंदूक रखकर जो से कहता है कि अगर अगली बार तुम हमारे काम के बीच आए तो मैं तुम्हारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जो अपने सर पर पट्टी करवाकर जैसे ही डॉक्टर के पास से निकलता है तो मैक उसे देखने के बाद डॉक्टर से पूछता है कि इसे क्या हो गया, और डॉक्टर कह देते हैं कि ये तो एक एक्सीडेंट हुआ होगा। और अब वो मैक को सारी कहानी बताते हुए कहता है कि ये काम यहाँ के माफिया का है, वो एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज हो ही नहीं सकता। इसके बाद चर्च के बाहर एमा मैक से दोबारा मिलती है। वो बताती है वाइनरी में जो आदमी मरा वो 10 साल से इंटरपोल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। वो साइबर चोरियां किया करता था, जिसके निशाने पर ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने वाले लोग होते हैं। वो उनके मिलने वाले फंड को पलक झपकते ही चुरा लिया करता था, और साथ ही साथ आतंकवादी भी उसकी जगह पर स्मगलिंग कर रहे थे। और एमा मैक से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे इन सब के लिए क्यों चुना? लेकिन मैक उसकी बातों को घुमाता हुआ उसके ध्यान इस बात पर लगवाता है कि आखिर यहाँ के आतंकवादियों ने सबसे सिक्योर पोर्ट को ही क्यों चुना, और एमा इस बात का पता लगाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। उसी रात सभी लोग रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं, जो भी वहाँ अपने परिवार के साथ होता है, और तभी मार्को अपने परिवार वालों के साथ वहाँ आकर लोगों को परेशान करने लगता है और उससे पोर्ट पर अपने लिए एक नाव की व्यवस्था करने के लिए कहता है। और तभी मार्को मैक की तरफ देखता है और वो मैक के पास आकर उसे कहता है कि दूसरे के काम में टांग अड़ाना बंद करो, और अगर तुमने ये करना बंद नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मैक जवाब देता है कि मुझको धमकी देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यहाँ के लोगों को मैं अपना मानने लगा हूँ, तो तुम लोग यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हो अब वो सब कहीं और जाकर करना। उसकी बातें सुनकर मार्को हंसने लगता है, और तभी मैक उसके हाथ को मोड़कर उसे वहीं बैठा देता है और उसके साथियों को बाहर जाने पर मजबूर कर मार्को की गन लेकर उसको जाने देता है। जो मैक का ये रूप देखकर हैरान हो जाता है। बाहर आकर मार्को मैक को मारने के लिए इंतजार ही कर रहा होता है, और तभी मैक वहाँ आकर उसके साथियों को मार डालता है। साथ ही साथ वो मार्को को भी मारकर कार के सहारे बैठाकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह पुलिस वालों को उनकी लाशों के साथ ड्रग्स भी मिलती है। इस घटना के बाद एना का सीरियस उसे टीवी ऑन करने को कहता है, और उसका सीनियर कहता है कि रोम में कई जगह पर बम ब्लास्ट हुए हैं, और एमा कहती है कि हो न हो आतंकवादी शहर में ही छुपे पड़े हुए हैं, और उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ यहाँ के ड्रग्स डीलर ही बता सकते हैं, क्योंकि पोर्ट्स पर तो उन्हीं का कब्जा है, और बिना उनकी जानकारी के कोई भी बाहर से अंदर आ ही नहीं सकता। और इसके लिए हमें जेल में बंद सभी डीलर से पूछताछ करनी होगी, क्योंकि वही लोग अंदर बैठे ड्रग्स को ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद एना सिसिली के पुलिस चीफ से मिलकर जेल में बंद डीलर से बात करने को कहती है, तो चीफ उन्हें एक को छोड़कर किसी से भी बात करने की परमिशन दे देता है, लेकिन एना सिर्फ उसी से मिलती है जिसे चीफ ने मना कर दिया था। एना उसे धमकाकर सारे डीलर्स का पता निकलवा लेती है, और ये लोग अपनी पूरी फोर्स के साथ सभी ठिकानों पर छापा मारते हैं और सभी लोगों को मार डालते हैं। उनकी कार्रवाई से डरकर पुलिस चीफ विंसेंट के पास पहुंचकर उसको बताता है कि CIA वाले हाथ धोकर डीलर्स के पीछे पड़ गए हैं, इसी वजह से तुम्हें सारा कुछ बंद करना होगा, क्योंकि उनकी लेडी ऑफिसर एमा बहुत जल्द ही ये पता लगा लेगी कि ये सारा कांड आतंकवादियों का नहीं बल्कि तुम्हारा है, और तुम अपने दुश्मनों से ड्रग्स खरीदा करते हो। विंसेंट अपने भाई के गम में बैठा हुआ चीफ से लड़ पड़ता है, और गुस्से में वो उसका हाथ कटवा देता है और उससे कहता है कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है मुझे उसका नाम पता चाहिए, नहीं तो अगली बार तेरा सिर कटेगा, और ये कहकर उसे जाने देता है। एमा को जैसे ही पता चलता है कि किसी ने पुलिस चीफ का हाथ कटवा दिया, तो वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए अपनी कार की तरफ बढ़ी रही होती है
तभी मैक एमा को कॉल करके बताता है कि इन सब में आतंकवादियों का हाथ नहीं है, बल्कि सिसिली के लोकल गैंग्स का ही हाथ है। और तभी एमा की गाड़ी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एमा दूर जाकर गिरती है। मैक की कॉल की वजह से एमा ब्लास्ट में मरने से बच जाती है, लेकिन उसमें कई सीआईओ की हालत खराब हो जाती है। वो लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। उन सभी को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और उसी रात विंसेंट शहर पहुंचकर जो को बंदी बनाकर वहाँ के लोगों से उसका नाम पूछता है, जिसने भी उसके भाई को मारा है। और जब उससे जवाब नहीं मिलता तो वो जो के कान से सटाकर एक गोली चला देता है। जो दर्द की वजह से चीख पड़ता है। तभी मैक बाहर आकर उसके सामने सरेंडर कर देता है। अब जैसे ही विंसेंट उसे गोली मारने वाला होता है, तभी डॉक्टर वहां आकर उसे फायर करते हैं। और डॉक्टर की ये हिम्मत देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके विंसेंट की रिकॉर्डिंग करने लगते हैं और जोश में आकर विंसेंट से कहते हैं कि वो उन्हें भी मारे। और विंसेंट ये सब देखकर उसे बुरी मौत मारने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। वापस अपने घर पर आकर विंसेंट अपने लोगों से कहता है कि कल सुबह होते ही उस जगह को कब्रिस्तान बना डालो। और ये सब कहकर वो खुद सोने चला जाता है। और उसी रात मैक विंसेंट के मैंशन में घुसकर उसके बॉडीगार्ड और सभी आदमियों को एक एक करके मार डालता है। सोते हुए विंसेंट के माथे पर खून की बूंदें गिरती है, जिसकी वजह से उसकी नींदें खुल जाती हैं और वो देखता है कि उसकी छत से खून टपक रहा है। और तभी एक आदमी की लाश छत की कांच को तोड़ते हुए उसके सामने आकर लटक जाती है। अपने आदमी की इतनी बुरी कंडीशन देखकर विंसेंट जल्दी से अपने गन निकालकर अपने लोगों को बुलाने के लिए चीखना शुरू कर देता है। बाहर आकर वो देखता है कि सभी लोग तो मर चुके हैं। सभी की ऐसी हालत देखकर वो बहुत घबराता है और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। और तभी मैक उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसके ड्रग्स को उसी को खिलाकर उसे वहीं बांध देता है। उस हालत में भी विंसेंट उसे धमकाता हुआ कहता है कि मेरे आदमी तुझको छोड़ेंगे नहीं। इस पर मैक उससे कहता है कि अभी तो सबसे जरूरी तेरा हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि ड्रग्स का असर विंसेंट पर होना शुरू हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़खड़ाता हुआ हॉस्पिटल की तरफ जाना शुरू कर देता है, लेकिन रास्ते में एक गाड़ी गलती से उसे टक्कर मार देती है। विंसेंट फिर भी हिम्मत करता हुआ सड़क पर रेंगता हुआ खुद को बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही वो दम तोड़ देता है। और अगली सुबह एमा को टीवी से पता चलता है कि सीआईए और इंटरपोल वालों ने विंसेंट के मैंशन पर छापा मार के उसके लोगों को पकड़ लिया है और विंसेंट के द्वारा खरीदी जा रहे ड्रग्स को लेकर भी खुलासा हो चुका है। साथ ही साथ एमा को ये भी पता चलता है कि विंसेंट सड़क पर मरा पाया गया। उसी समय मैक एमा से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आता है। एमा उसे ब्लास्ट से बचाने के लिए थैंक यू कहती है और अब वो सब समझ जाती है कि सारा काम तो मैक ने ही किया है। वहाँ पहुंचकर वो उसे 71 लाख रुपए का बैग देकर कहता है कि ये पैसा एक रिटायर्ड आदमी की पेंशन है, जिसको विटाले ने उस आदमी के अकाउंट को हैक करके चुरा लिया था। तुम इन पैसों को उस आदमी को वापस कर देना। और एमा कहती है इसका मतलब तुम आदमी के पेंशन के जरिए विटालिया को ट्रैक किया और उसके पूरे गैंग को खत्म किया और वहाँ गोदाम में रखे 100 करोड़ में से सिर्फ उस आदमी के पेंशन को निकाला। कहीं वो आदमी तुम्हारा दोस्त तो नहीं? तो मैक बताता है कि नहीं, वो आदमी मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, मैं उस आदमी से सिर्फ और सिर्फ एक बार मिला हूँ। और एमा उससे फिर से पूछती है कि आखिर इन सब के लिए तुमने मुझे ही क्यों चुना? तो मैक उससे कहता है कि ये बात तुम बहुत जल्द जान जाओगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एमा ठीक होकर उस आदमी की पेंशन उसे लौटा देती है। उन पैसों को देख करके उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा। वो आदमी एमा से उसकी मदद करने वालों के बारे में पूछता है, लेकिन एमा मैक का नाम नहीं लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। इतने बड़े केस को सॉल्व करने के लिए एमा को प्रमोशन मिल जाता है और तभी उसके लिए एक कुरियर आता है। उसमें रखी डायरी से उसे पता चलता है कि मैक कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ सुजैन का दोस्त है और वो ये जानता था कि एमा एक ईमानदार लड़की है और यही कारण था जिस वजह से मैक ने एमा को चुना था। एक तरफ एल्टामोंटे वाले पहली बार फुटबॉल कप जीतते हैं, उनकी खुशी में मैक भी उन लोगों के साथ जश्न मनाता है। मैक ने उस शहर और शहर के लोगों ने मैक को अपना बना लिया था और यही वो जगह थी जहाँ मैक को ठहराव मिला। और इसी के साथ इस कहानी की बेहतरीन एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।